हम अपनी बड़ी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे की हर खबर आप तक पहुँचाते हुए, हर जानकारी देते हुए, क्योंकि 3 चरण बीत चुके हैं, चौथे चरण का रण है और सबसे बड़ी लड़ाई इसी लखनऊ की 9 सीटों पर है। वैसे तो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की कुल 59 सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे, लेकिन खासतौर से लखनऊ पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि लखनऊ में एक सरोजनी नगर की सीट जहां से अपने मंत्री का टिकट काटकर एक पूर्व ईडी अधिकारी को जगह दी गई है और उनकी किस्मत प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है, तो वहीं ब्रजेश पाठक की सीट बदलकर उन्हें उतार दिया गया है एक दूसरी सीट से। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले जो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे दाहिनी तरफ अशोक सिंघल मौजूद हैं, पल पल की जानकारी, हर राजनीतिक खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं, और कुमार अभिषेक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। शुभांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ की लड़ाई कहां कहां आई, किन मुद्दों तक आई वो बताएंगे। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कहां पर पहुंची है कांग्रेस पार्टी, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के दावे के साथ आगे बढ़ रही है। मौसमी सिंह मौसम आपको बताएंगे, साथ ही लखनऊ का मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन राजनीति का मौसम क्या कहता है उसके बारे में देंगी जानकारी। तमाम हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो आशीष श्रीवास्तव हैं और समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा भी होगी। खाने के लिए जाना जाता है ये लखनऊ शहर, और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि शाम के यहाँ पर नाश्ते के साथ अलग अलग रिफ्रेशमेंट के साथ हमारी मौजूदगी है। लेकिन कल को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत कैसे झोंकी, कल किन किन सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, और क्या कहता है मौसम का मिजाज लखनऊ के साथ ही 59 सीटों का, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अवध है, यहाँ सियासी आलम बाग बाग है। हजरतगंज की हसरत है तो चार बाग की चाल है। चुनावी भूल-भुलैया है तो बख्शी का तालाब में खड़े लड़ैया है। ये चौथे चरण का घमासान है, जो पार करेगा बहुमत का आंकड़ा, जो तय करेगा अवध का भविष्य। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। इसके बाद विधानसभा की 403 सीटों में से 231 पर चुनाव हो जाएगा, यानी बहुमत की 202 सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा। इस बार जंग है लखनऊ की, जहां बीजेपी का दबदबा है। इस बार जंग है रायबरेली की, जो कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। वहीं यहाँ बीएसपी का भी साइलेंट वोटर अच्छी तादाद में है। कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे, वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं। सबसे कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होने हैं, जहां बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के बीच मतदान है। लखीमपुर खीरी में पिछली बार बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में किसानों को कुचलने वाले कांड के बाद यहाँ बीजेपी की राह आसान नहीं दिखती। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। 2017 में इन 59 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में 8 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। सिर्फ मोहनलालगंज की सीट पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी।
बहरहाल यूपी में हर फेज के मतदान के बाद पार्टियां प्रचंड जीत का दम भर रही हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ऐसे में इस बार दावा बहुमत का हो सकता है। अब लखनऊ में कौन मुस्कुराएगा और कौन आंसू बहाएगा, इसका फैसला जनता करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मक्खन मलाई के साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ। शाम का जब वक्त होता है तो मक्खन मलाई लखनऊ की इतनी ज्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस मलाई की तरह किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, कौन बाजी मार ले जाएगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चुका है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हुए, चूंकि बहुत बड़ी टीम आज तक की आपके साथ मौजूद है और पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी रिपोर्टर्स लगातार आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे अशोक सिंघल जी शुरुआत करते हुए, कुल्फी खा रहे हैं आप? मैं कुल्फी, समोसा, सब चीजें, गर्मा गर्म समोसा भी है और ठंडी कुल्फी भी है। तो माहौल भी जो चुनाव का है, कुछ ठंडक में गर्माहट भी है। की तरह है या कुल्फी की तरह ठंडी है? नहीं, समोसे की तरह गर्म है। गर्म देखिए, अगर गर्मी की बात की जाए, समोसे की तरह गर्म है। बिल्कुल गर्म माहौल बना हुआ आजकल चुनाव का, और ठंडक भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लखनऊ की लड़ाई किस मोड़ पर आई, क्या मुद्दे हैं इस बार के आपको नजर आते हैं? मुद्दे एक मुद्दा नहीं है चित्रा, अगर बात की जाए सब तरह के मुद्दे, अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैं और फेज वाइज मुद्दे भी बदल रहे हैं। कहीं पर महंगाई की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है, कहीं अहमदाबाद विस्फोट की बात भी की जा रही है, साइकिल पे विस्फोट किस ढंग से किया गया, कहीं पर लैंड ऑर्डर की उस तरह से हो रही हैं जो वास्तव में होनी चाहिए। देखिए, विपक्षी पार्टियां, चाहे अखिलेश की अगर बात कीजिए, महंगाई चटपटी चाट भी आ गई आपके लिए, तो चटपटा मामला चल रहा है चुनाव के अंदर। क्योंकि मिश्रण है मुद्दों का। चटपटा जैसे होता है, मिक्सचर होता है ना, वैसा चुनाव में चल रहा है माहौल। और जो एक बार माइक पकड़ लेता है वो फिर दूसरों को देना नहीं चाहता है। थोड़ी अभिषेक की भी बात हो जाए। अभिषेक, लगातार आप यूपी कवरेज में मतलब जान लगा दिया है आपने यहाँ पर। आप चटपटी चाट खा रहे हैं, चाट जैसा मिजाज है, माहौल गर्म है समोसे जैसा, या फिर कुल्फी की तरह से ठंडा हो चुका है सब कुछ? देखिए, चाट जैसा भी मिजाज है, सब कुछ मिला हुआ है। थोड़ा सा माइक ऊपर कर। चाट जैसा भी मिजाज है और समोसे जैसा गर्म भी है और कुल्फी जैसा ठंडा भी है। तो आप इस वक्त कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है हमारे इस पूरे जायके जैसा इस वक्त बना हुआ है, कहीं बहुत गर्म और कहीं बहुत चटपटा। कहने का मतलब ये कि चुनाव कुछ इस कदर इस बार चल रहा है कि खाते रहो, आप लोग भी खाते रहो कि चित्रा इस बार बहुत आसान नहीं है किसी बात को कह देना कि इसकी लहर चल रही है, ये जीत रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बार मुद्दे भी हैं। सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है कि आप एक लहर चली और आपके साथ बहते चले गए। समाजवादी नहीं चल रही है। नहीं, लहर नहीं चल रही। चल रहा है, लेकिन देखिए, बड़ा सवाल है। मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आप पश्चिम से लेकर पूरब तक देखेंगे, और वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आप लोग इसे माने न माने, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है। जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं फायदेमंद है, वो है फ्री राशन। लेकिन अखिलेश यादव ने जिन मुद्दों को सामने रखा है, खास करके यूथ अनरेस्ट, जॉब्स की बात उन्होंने कही है, पुरानी पेंशन की बात कही है, युवाओं के लिए सरकारी 11 लाख नौकरियों की बात कही है, ये भी अंदर जा रहा है। मगर फिर भी जब मैं घूमता हूं तो एक चीज मैं पाता हूं कि ये जो सामाजिक समीकरण 2014, 2017, 2021 में बने थे ना, वो बहुत टूटते नहीं दिख रहे। जो दिख रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ ज्यादा दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ लोकल लेवल पर, और इसी वजह से बीजेपी ने तैयारी तो बड़ी बड़ी करके रखी थी। खबरें यहां तक आ गई थी कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट लेगी, लेकिन बाद में जब भगदड़ मच गई तो फिर सबको रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। तो ऊपर की लेवल पर नहीं, लेकिन जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, नीचे के लेवल पे विधायकों से नाराजगी है। तो क्या वो समाजवादी पार्टी को फायदा कर जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम और सहयोगियों के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं दंगेश शब्द की एंट्री आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किस तरह से करवाई गई है, और इसको लेकर माहौल कितना हो चुका है यूपी का गर्म। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।
पहले तो लंकेश होता था, लेकिन ये नया शब्द है दंगेश, जिसकी एंट्री मुख्यमंत्री ने करवा दी है। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी शुभांकर सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए, दंगेश की मुख्यमंत्री ने एंट्री करवा दी है। बार बार दंगाई पुरानी सरकार और अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली आतंकवाद को लेकर साइकिल को जोड़ दिया गया समाजवादी पार्टी से। तो ये किसको फायदा किसको नुकसान कर रहा है, और मौजूदा जो लखनऊ का मिजाज है वो क्या कह रहा है? और आप कुल्फी बहुत खा रहे हैं, तो माहौल ठंडा हो चुका है या गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है आपको? देखिए चित्रा, जैसे हमारे दोनों सहयोगियों के सामने खाने का ढेर लगा हुआ है, हाँ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दों का ढेर है। जैसे ये दोनों इन दोनों में बिजी हैं, हाँ। ऐसे ही दो बड़ी पार्टियां हैं जो कई सारे मुद्दों में बिजी हो गई है। ये हमारा नहीं है, सारा शुभांकर का है, और वो शुभांकर बता रहे कि आपने हमारा शिफ्ट कर दिया था इधर। हाँ। मैंने भी देखा है अपनी नहीं, आंखों आरोप से। शिफ्ट हो रहा है, आप देखिए। बिल्कुल महिला वोट ऐसे ही बैंक बहुत बड़ी है, ऐसे ही आरोप जो है ये सारी पार्टियां एक दूसरे पर लगाते जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने एक नारा दिया है चित्रा, लड़की लड़ सकती हूँ। हाँ। जैसे शुभांकर ने बड़े प्यार से हम सबके तरफ ये मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए समोसा है, इसमें जलेबी भी है, गोलगप्पे भी हैं, सब हमारी तरफ सरका दिया और धीरे धीरे कर कर एक एक लेके खा रहे हैं। मुझे लग रही है कि लड़की हूँ सब खा सकती हूँ, इसीलिए शायद शुभांकर ने सब यहाँ पे लगा दिया। ये बहुत सरासर नाइंसाफी है चित्रा। हाँ। ये हम आपको बता दें। देखिए, दो बात हम आपको बताते हैं। एक तो रिपोर्टर ने इधर से भी कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। एक तो मौसमी बहुत मौसम का मिजाज जान के अलग अलग जगहों से आ रही नहीं, है। अभिषेक की तरह मैं बोल रही हूँ। एक तो नेता कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो रिपोर्टर माइक छोड़ने को तैयार नहीं होता। और दूसरी बात, हाँ। लखनऊ की दो चीजें फेमस है, किसी से भी पूछ लीजिए। एक है आलू की टिक्की और मटर, मतलब चाट तो फेमस है। इन दोनों में कंपटीशन होता है, तो ऐसे ही कंपटीशन चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अब किसको चूज करेगी जनता, आपके ये हाथ में देखना सिर्फ पड़ा। दो चीजें हैं जी। और मौजूदा राजनीति भी में माना जा रहा है, एक और बीजेपी है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है। तो जो तीसरी और चौथी पार्टियां हैं वो अपना दम तो लगा रही हैं, लेकिन माहौल बना पा रही हैं खुद के लिए? वो अभी बाहर काउंटर पे ही रखी गई है, काउंटर पे वो रखी पहुंच हुई ही है। नहीं पाई है स्टेज पे। आप जनता से पूछ लीजिए। सुप्रिया, आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हैं, डिफर ये करूंगी बताइए कि सुप्रिया। जैसे पंजाब से भी मैं आ रही हूँ और वहाँ मक्की की रोटी और साग के ऊपर जो चर्चाएं चल रही मक्खन डाल के, तो मक्खन एक एक्स फैक्टर होता है और यहाँ पर भी जो गोलगप्पा है वो एक्स फैक्टर है। हाँ। तो पानी जो पूरी है, जिसको हम काफी देर से सब देखिए और डिफरेंट डिफरेंट वे गोलगप्पा में आपका उछल भी रहा है। हाँ, वो चाह कह रहा है कि मैं प्लीज खा लो मुझे। हाँ। एक्चुअली सुप्रिया ने 2 प्लेट खत्म कर दी। साजिश हो रही है साजिश हो रही है शुभांकर की तरफ से। माइक लीजिए। मैं बोल रही हूँ, ये साजिश हो रही है बेचारे शुभांकर को। मैं बेचारा शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल के लिए बेचारा शब्द यूज किया था, बेचारे चाचा। तो बेचारे शुभांकर के साथ साजिश हो रही है इसकी आवाज को काटने की। तो माइक आपके पास। कुल मिलाकर चित्रा माहौल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हाँ। आपको इस टेबल पर मिक्स नजर आ हो रहा गया है है। सारा। सारी चीजें किसका मिक्स हो क्या गई है हैं, पता ही नहीं चल रहा हथेलियों है। मुद्दे यहाँ पड़े हैं हाँ। और दो पार्टियां ऐसे ही आपस में लड़ती जा रही हैं। माइक 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 बिना माइक के नहीं एक होगा। चीज ऐड करना चाहूंगी कि हाँ। जैसे पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि सरसों के साग और मक्की की रोटी के साथ एक मक्खन था। ऐसी दो और पार्टियां बीएसपी और साथ में कांग्रेस, उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे अकाली दल को पंजाब में सबने पहले रूल आउट कर दिया और बाद में डार्क हॉर्स बन के निकल आए। सो कांग्रेस कितना डेंट कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फिर से उसी मुद्दे पे बैक में महिलाओं के मुद्दे पे शिफ्ट किया। और बीएसपी का जो वोटर हमेशा साइलेंट रहता है, मायावती जी को भी कम हम लोग नहीं आंक सकते हैं। सो यानी कि बिल्कुल, गोलगप्पा बिल्कुल। जो है उसकी और अपनी बहन मिजाज है। मायावती जी जहां पर जा रही हैं, माना जा रहा है माहौल वहां का बदल जा रहा है। मैं आपके पास फौरन लौटूंगी और हमारे और सहयोगी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, कल चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन 5वें चरण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। अखिलेश यादव पहुंचे कौशाम्बी की सराथू सीट पर, जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं। पल्लवी मौर्य जो कि अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, पल्लवी पटेल, उनकी सियासत वहां पर दांव पर है। कामवादी पार्टी से उनको सहयोगी दल बनाकर उतारा गया है अखिलेश यादव की ओर से मैदान में। अखिलेश ने जोरदार हमला आज किस तरह से बीजेपी पर बोला, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता आशुतोष ने। सुनिए। आप जहां पर आए हैं, मैंने देखा आपका भाषण सुन रहा था, स्टूल वाले मंत्री, इन सब के बीच में जो रफ्तार है, उनका दावा 300, आपने हम आज तक के मंच पर कहा कि 400, तो साइकिल की रफ्तार कहां तक पहुंची? देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता ने पहले चरण में समर्थन दे दिया है। पहले चरण दूसरे चरण में शतक लगा है और उसके बाद जो तीसरा चौथा है, मैं ये दावा कर सकता हूं कि समर्थन और बहुमत चौथे चरण के बाद हो जाएगा। 7वें चरण तक ऐतिहासिक बहुमत सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। आपका गला तक खराब हो गया चौथे कैंपेन के प्रचार के दौरान, देखो आवाज बैठ रही है धीरे धीरे। आप भी अगर फील्ड में रहोगे, फील्ड में क्योंकि एक दिन में कई भाषण देने पड़ते हैं, चलो हमारा तो गला गया है, लोगों के चेहरे उड़ गए हैं, लोगों की हवा खराब है। सोचो कि क्या मुद्दे हैं। आज मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा महंगाई का है, कोरोना में जान गई, लॉकडाउन में जाने गई,
आप हैं, आप भी एक प्रेस के उसमें हैं। कोरोना और लॉकडाउन के समय आपका भी वेतन कम हो गया होगा, तो सोचो कोरोना में क्या सामना किया जनता ने। आज ये जितने खड़े सब नौजवान हैं, ये सब बेरोजगार हैं जिनके 5 साल बीजेपी ने खराब किए। और क्या दिल्ली में सपना दिखाते हैं 70 लाख नौजवानों को नौकरी दी। क्या ये नौकरी की बात कहेंगे आके यहाँ? क्या रोजगार की बात कहेंगे? और सोचो बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, 12वां पास करने के बाद जो इंटर पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है ये तो नहीं कहा इन्होंने कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। युवाओं के साथ मैंने आपका कनेक्ट देखा, वो जिस जोश में आए वो रिस्पांस दिख रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री या बड़े नेता जब आतंकवाद का मुद्दा ले आए, 2008 का जो फैसला आया और उस पर सीधा निशाना साइकिल पर है, क्या आपको लगता है आगे के फेजेज में अगर ये मुद्दा बनता है तो आपको उससे छवि का नुकसान? आप बहुत बड़े नेशनल चैनल के एक पत्रकार लग रहे हैं, शायद बहुत पहली बार मैंने आपको देखा होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी अपने नाकामी पे वोट मांग रहे हैं। उस समय होम मिनिस्टर कौन था, और फिर उस समय जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं निभाई? हमें दुख इस बात का है 14 का चुनाव चला गया, 17 का चुनाव चला गया, 19 का चुनाव चला है, इन्हें याद नहीं आया। अपनी नाकामी पे जो वोट मांगे उनके लिए क्या कहना। और सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं कम होगी, आपके कारखाने लगे कि नहीं लगे, और भारत का पैसा तमाम उद्योगपति लेकर के भाग गए, उसका जवाब क्या देगी सरकार? तो ये सवाल बड़े हैं जो जनता जानती है। मेरा आखिरी सवाल, एक 45 साल का युवा बीजेपी की बड़े नेता और पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए? ये समाजवादी सरकार बनने जा रही है। जाओ। अखिलेश यादव के अपने दावे, लेकिन उन दावों पर सिराथू की जनता क्या भरोसा करके पल्लवी को जिताएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभिषेक सीधे आपके पास आते हुए, आप ये मक्खन मलाई बहुत खा रहे हैं, मेरी नकल तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मक्खन की मिठास। पार्टियां नकल भी बहुत कर रही हैं और अपना घोषणा पत्र उसी तरह से बनाया है उन लोगों की ओर से। वो घोषणा पत्र चुनावों में असर कर रहा है क्या जनता के बीच में जाके? बिल्कुल, बहुत मीठी बात कही आपने, और इसकी मिठास के साथ ही जोड़ रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में घोषणा पत्रों की भी हमने जितनी होड़ देखी है, उसके नामों की चर्चा भी बहुत थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आप अगर देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र आया तो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा कर दी, और अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। जिस दिन बीजेपी का आया उसी दिन ताबड़तोड़ उन्होंने भी अपने वादे कर लेकर आगे। बिल्कुल, तो, लेकिन इस बार के चुनाव में चित्रा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप चाहे प्रियंका की स्कूटी हो, अखिलेश लैपटॉप दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि स्मार्टफोन देंगे। युवाओं पे काफी फोकस है, रोजगार का मुद्दा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो विपक्ष उठा रहा है, बीजेपी से लेकर के समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, उसमें भी उसको फोकस में लेकर के आई है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के तमाम पार्टियां तो सामने हैं, लेकिन जातिगत समीकरण जातिगत समीकरण क्या लखनऊ में काम करेंगे, ये बड़ा सवाल। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन समर जल्दी से आप बताइए, बहुत अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया है आपने, अखिलेश जी की साइकिल कितनी तेजी से दौड़ रही है लखनऊ में? देखिए, जिस तरह से चाट यहाँ की चटपटी मानी जाती है, वैसी चटपटी इस समय राजनीति उत्तर प्रदेश की चल रही है। साइकिल की बात करेंगे, साइकिल को प्रधानमंत्री ने कई चीजों से कंपेयर किया है, वो भी एक तरह से राजनीति का एक मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में। रही बात साइकिल चलने की, तो इस बार एक तरह से लहर तो किसी पर्टिकुलर नेता की या पार्टी की नजर नहीं आ रही, नेक टू नेक कंपटीशन है। आज की डेट पे नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल प्रॉपर टक्कर है। लखनऊ में भी टक्कर है, आज की डेट पर ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी। आप विजय रथ यात्रा में कितने चरण का मतदान हो जाएगा, फिर ये कहने लायक लोग होंगे जो बड़े बड़े पत्रकार आप जैसे ग्राउंड जीरो पर हैं, कब आप लोग बताएंगे कि किसका माहौल ज्यादा टाइट हो गया है? मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, पर इतना कह सकता हूं 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में कोई ये बता नहीं पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, जब तक इस वक्त राजनीति चल रही है। थोड़ी तस्वीर साफ होगी। 2 पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अवध, और हम जब 5वें चरण में जाएंगे पूर्वांचल तक, मुझे लगता है 5वें चरण में या फिर चौथे चरण में लगेगा कि साफ हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली अभिषेक कहने वाले थे 5वें मेन कोर्स के बाद तस्वीर साफ होगी। 5 चीजें खा चुका है ये, और 2 और। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ये सारा यहाँ पे गोलगप्पे रखे हैं, टिक्की रखी है, समोसा रखा है, उसमें एक शाही टुकड़ा है। शाही टुकड़े का रोल वही जैसे वोट कटवा का होता है, यानी वोट कटवा वो होता है जैसे ओम प्रकाश राजभर हुए, MIM हुआ, चंद्रशेखर आजाद हुए, इन लोगों को भी कहीं हमें मतलब शाही टुकड़ा कटा हुआ है, तो आपने इसको वोट कटवा बता दिया है। और वो वोट खत्म कर रहे हैं। ऐसे कई पार्टियां हैं जो कई राजनीतिक पार्टियों की सत्ता में आने के सपने भी खत्म कर रही है।
देखिए जिस तो ये वोट कटवा के रूप में जो लोग हैं इनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इस शाही टुकड़े को, इसको भी खाना मतलब चाहिए। ये टुकड़े में है शाही टुकड़ा, तो वोट कटवा को आपने बता दिया। शाही टुकड़ा कितना दुखी हो जाएगा, इस समय ये मुस्कुरा रहा है, अभी बहुत दुखी हो जाएगा ये, और फिर आपको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए ये टुकड़ों में है। नवाबों के शहर में अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नवाबों के शहर में शाही टुकड़ा को कम आपके नहीं देख सकते। बिल्कुल। देखिए चित्रा, एक सवाल सबसे बड़ा है, 7 फेज का चुनाव है। हमेशा ये देखा गया है कि हर फेज में चीजें बदलती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, वो हर फेज में जो ट्रेंड आते हैं उसके बाद जो फीडबैक आता है, फिर सेकंड फेज या अगले फेज के लिए वो उसी ढंग से जोड़ लगाते हैं। मुद्दे बदलते हैं हर फेज के। पहले में जिन्ना करना चल रहा था, टोपी, लाल टोपी, जिन्ना सब बदल गए आते आते। अभी आतंक चल रहा है, आतंक चल रहा है अभी। हो सकता है इसमें फीडबैक जो मिलेगा 4th फेज में, उसके बाद अगले फेज में मुद्दे बदलेंगे। तो हमेशा से देखा गया, पहले फेज में जब हुआ किसानों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उस टाइम किसानों के ऊपर फोकस किया जा रहा था पूरा। हमने किसानों के लिए किया, विपक्ष कह रहा आपने कुछ नहीं किया, 3 काले कानून आए। तो हर फेज में चीजें बदलती हैं, हर फेज में माहौल बदलता है, हमेशा से देखा जाता है। इसलिए पार्टियां पिछले अनुभव के हिसाब से आगे चलती हैं, तो पूरा मिश्रण रहता है। पार्टियां भी समझ गई हैं कि एक मुद्दे के सारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कौन सा, क्योंकि अचानक अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा आ गया। बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि आगे चल के किस ढंग से चुनाव जाएगा। जोर से उठा रही है उसको, क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? मैं आऊंगी मौसमी आपके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर लगातार पूरी ताकत राजनेताओं की ओर से झोंकी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मौसम के मिजाज को भांपते हुए बीजेपी की जीत को लेकर किस तरह के दावे किए हैं, उनसे बातचीत की है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कमल ने। सुनिए। करहल में क्यों पिताजी को लाना पड़ा, पूज्य पिताजी को क्यों लाना पड़ा? करहल में लाने का अर्थ हमको समझ लेना चाहिए कि उनको यही नहीं समझ में आया कि घर ही मुसीबत में पड़ चुका है। तो अब जो आप अपने डोमिनेटिंग एरिया, आपको लग रहा है अखिलेश हार रहे हैं अपनी सीट पे? आप देखिए, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न कर रहा हूं। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट ने जबरदस्त टक्कर दी है और उनको वहां पर घेरा है, लेकिन आपको अपने पूज्य पिताजी को कहीं और आप नहीं ले गए, आप करहल में लाए उनको। इसका संदेश क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको समझना चाहिए कि वो तकलीफ में है, घर में तकलीफ में है। पीएम का ये कहना कि आतंकवादी साइकिल चला रहे थे, इस पर खूब चर्चा हो रही है। अखिलेश उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साइकिल तो सब पूरा यूपी चलाता है, जितने गरीब लोग हैं वो सब साइकिल चलाते हैं। तो क्या बीजेपी ये कह रही कि जो साइकिल चलाता है वो आतंकवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यूपी की जनता बहुत समझदार है, होशियार है। उनको मालूम है कि साइकिल का, समाजवादी साइकिल का संबंध बॉम्ब ब्लास्टिंग से है। ये वो अच्छे से समझती है। गरीब आदमी के साइकिल चलाने पर किसी को न कोई कष्ट है और न ही ये इशारा प्रधानमंत्री जी का उधर जाता है। ये इशारा उधर ही जाता है कि साइकिल का साथ जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है, उसका सीधा संबंध आतंकवादियों के साथ है। आतंकवाद का मुद्दा, शायद ही किसी को यकीन हो कि यूपी के चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी इतनी अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने जोड़ा है और हर मुद्दे पर अखिलेश यादव पर आतंकवादी मुद्दे को लेकर बीजेपी कैसे हमला करी है और अखिलेश की ओर से कैसे किया जा रहा है पलटवार, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद अपने संवाददाताओं से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। आतंकवादी का सीधा समाजवादी पार्टी के साथ तार जुड़ेंगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें, लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है। चौथे चरण के चुनाव के ठीक पहले आतंकवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश के तार आतंकियों से जुड़े हैं। आतंकवादी का सीधा समाजवादी पार्टी के साथ तार जुड़े मिले। आतंकी के परिवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ सीधे तार जुड़े हैं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाना है, इस पर अखिलेश यादव जुड़े। इसके पहले आतंकवाद के ही मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए,
जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। चुनाव से ठीक पहले अहमदाबाद धमाके के दोषियों को सजा मिली तो उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत सुलग उठी। अमित शाह प्रतापगढ़ में थे। उन्होंने यहीं से संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी के राज में आतंकियों की खैर नहीं। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। आतंक के मसले पर पीएम मोदी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। बीजेपी आतंकवाद को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को घेर रही है तो अखिलेश समाजवादी पार्टी पर अपने अंदाज में पलटवार करते हैं। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो आज जनता के बीच फिर वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। कल 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने हैं, मगर उसके पहले आतंक पर भीषण रण है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद का मुद्दा चुनाव दर चुनाव हावी होता हुआ चला जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले को लेकर हावी है। आतंकवाद बीजेपी के लिए कितना फायदा, क्योंकि बार बार वो अखिलेश यादव उस साइकिल को आजमगढ़ को एक साथ कनेक्ट कर रही है और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। देखिए चित्रा, आतंकवाद की अगर मुद्दे की बात की जाए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, इनका हमेशा से ये कहना रहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंट है। पीएम ने कहा भी है कि पाताल से ढूंढ के मारेंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रही है, कोई भी आतंकी एक्टिविटीज 2014 के बाद उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। ये बीजेपी हमेशा से बात को कहती रही है। और आतंकवाद, प्राइम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री हो, धारा 370 हटाई, तो तमाम इनका जो मुद्दा रहा है खासतौर से बीजेपी का या आरएसएस का, वो आतंकवाद से लड़ते लड़ते इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस वक्त मारे गए थे। तो बीजेपी ने हमेशा से ऐलान किया हुआ था कि हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे तो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। बट वो चुनावी मुद्दा बन के क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, उस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हर एक जगहों से आ रहे हैं। सीटों के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो एक एक सीट मैं आपसे चाहूंगी अशोक, सबसे पहले वो कौन सी सीट है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी देंगे? सबसे ज्यादा कल किस सीट पर निगाह लगी रहने वाली है? वैसे तो बहुत सारी सीटें हैं, लखनऊ की बहुत सारी सीटें, लेकिन कल मैं रहने वाला हूँ रायबरेली में। रायबरेली भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार की परंपरागत सीट। हालांकि 1952 के बाद 3 बार हारी थी कांग्रेस वहां पे, लेकिन फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, शीला कोल और अरुण नेहरू, उसका सोनिया गांधी लगातार कई बार से वहां पे सांसद है। कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। अदिति सिंह, देखिए अदिति सिंह कांग्रेस की एमएलए थी 2017 में, लेकिन छोड़ करके बीजेपी में चले गई। तो कहीं ना कहीं उनके पिता भी 5 बार एमएलए रहे वहां से, वो भी कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। तो इस बार चैलेंज है। प्रियंका गांधी काफी फोकस किया, उन्होंने कैंपेन किया, तो ये देखना पड़ेगा। चित्रा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, 2-5 सीटें आती, वैसे 6 हैं रायबरेली उसमें, लेकिन रायबरेली अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 5 सीटें, उनमें से 2 कांग्रेस के पास थी, दोनों के दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी को कांग्रेस को देखना होगा कि क्या 2 सीटें वो रिटेन कर पाती हैं इस बार के चुनाव में। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। माइक अभिषेक को। अभिषेक, आप कौन सी सीट के बारे में कल खासतौर से चुनाव में अगर मैं बात करूं तो कौन सी सीट पर आपकी पैनी नजर रहने वाली है? देखिए, सबसे अगर कोई हॉट सीट है, कोई सबसे हॉट सीट है इस वक्त इस चरण में, तो वो है सिराथू की सीट, जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इस बार पल्लवी पटेल को उतारा है। अपना दल कमेरावादी है उनका दल, लेकिन वो साइकिल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। पे 27 को वोटिंग है, सिराथू जहाँ से केशव मौर्य है, बिल्कुल। तो 27 को बोलेंगे, लेकिन बड़ी सीट है, बड़ी सीट है, और उस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी, ये बात सही है। और अगर आप इस चरण में देखें तो लखनऊ अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। लखनऊ को बीजेपी ने पूरी तरीके से जीता था। आपने तो लखनऊ के हर गली को छान मारा है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, बताइए लखनऊ का?
देखिए, लखनऊ का कोई एक मुद्दा लखनऊ का नहीं है, लखनऊ पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सारे मुद्दे हैं, यहाँ यूथ का भी मुद्दा है, यहाँ महंगाई का भी मुद्दा मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको जो अखिलेश यादव ने कहा है पुराने पेंशन वाली बात, उसके तमाम लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो कि इसकी बातें करेंगे। कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में की बात होती है, लेकिन लखनऊ के लिए भी कानून व्यवस्था मायने रखता है। बिल्कुल, तो बहुत तमाम चीजें हैं जिस पर कि मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग होगी। ठीक है, उधर से भी आवाजें आ रही हैं। मैं लौट हूं आपके पास जल्दी से अपने दर्शकों को, जिस अधिकारी की तलाश सोशल मीडिया पर बड़े दिनों से की जा रही थी, जरा जल्दी से उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पीली साड़ी पहने लोकसभा चुनाव के दौरान एक अधिकारी की फोटो सामने आई, बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान उनको ढूंढा जाने लगा, लेकिन अब वो अधिकारी सामने आ गई हैं अलग अंदाज में। उनको बताती हुई ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। याद है ना आपको पीली साड़ी वाली ये चुनाव अधिकारी? वो चुनाव अधिकारी जिनकी इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। रातों रात जिस महिला चुनाव अधिकारी ने लाइमलाइट लूटी थी। 5 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ के नगराम में ये तस्वीर तब खींची गई थी जब बूथ नंबर 173 से ईवीएम लेकर महिला चुनाव अधिकारी लौट रही थी। पिछले 3 चरण के चुनाव से ये चर्चा जोर शोर से थी कि वो पीली साड़ी वाली महिला चुनाव अधिकारी कहाँ है। तो भैया जवाब है, यहाँ है, लखनऊ में। इस बार महिला चुनाव अधिकारी का गेटअप बदला हुआ है और इस बार इनकी ड्यूटी लगी है लखनऊ के मोहनलालगंज बूथ पर। अपने लुक्स को लेकर चर्चा में आई महिला चुनाव अधिकारी रीना द्विवेदी का मानना है कि लुक्स में बदलाव होते रहना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो क्या आ रहा है, मुझे वोटिंग कराना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। क्या मैं सबसे अपील भी करती हूँ, प्लीज वोटिंग जरूर करें। जी अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर जो आपकी तस्वीर वायरल हुई थी, अन्य मीडियाओं ने भी आपको वायरल किया था, क्या आपको फीलिंग हुई उसके बाद? आपके जीवन में कैसी दिनचर्या में कैसी फीलिंग बदलाव हुआ? अच्छा लगता है, फेम मिला, मैं उससे बहुत पॉजिटिव में लेती हूँ। इस बार आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? मोहनलालगंज में लगी। अब रीना द्विवेदी के फैंस को करार आया होगा, क्योंकि मैडम कल मतदान कराते हुए दिखेंगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वो महिला अधिकारी मिल गई हैं और अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आ जाते हैं मुद्दों पर। सीटों के हिसाब से जल्दी जल्दी आप लोगों से, शुभांकर, कौन सी सीट है जिस पर कल सबकी नजर, निगाह, चश्मा आप जैसा लगा रहने वाला है? चित्रा, मेरी नजर जो है वो लखीमपुर पर रहने वाली है। किसानों का विरोध वहां पर रहा, सिखों का विरोध वहां पर रहा, अजय मिश्र टेनी का एक जो विषय है वो वहां बहुत गरमाया रहा। ब्राह्मण फैक्टर नाराज होगा, साथ होगा, क्या उनके आने से आएगा? ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत घूमी है। तो 8 सीटें वहां पर है, मेरी निगाहें वहां पर है, लेकिन महिला ये है, महिला केस को लेकर एक बड़ा उन्नाव का, जहां पर उन्नाव रेप सर्वाइवर की जो मां है उनको कांग्रेस ने उतारा। कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा एक दांव खेला है, 40% जो सीट्स है वो महिलाओं को दी है। और जहां तक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सपर्ट्स इसको एक रेवोल्यूशनरी स्टेप भी देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को इलेक्टोरली उन्होंने जो है एम्पावर कर दिया, जिसकी वजह से बाकी अन्य पार्टियों को भी जो है वो महिलाओं को टिकट या फिर उनकी चर्चा या उनसे रिलेटेड योजनाएं लाने की दी है। और लेकिन इसके साथ साथ जो है ये जो उन्नाव का सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आशा सिंह जो है बीजेपी में क्यों जा रही है? खुद बीजेपी में चली गई। देखिए, उस पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम जो है सबको लड़ने के लिए उतार रहे हैं, बीजेपी जाए कहीं भी जाए, लेकिन महिलाएं जो है उनको किसी भी पार्टी से मिले, लेकिन उनको सबको लड़ना जरूर चाहिए। ठीक है मौसमी, मैं ये कह रही हूँ कि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सबसे दिलचस्प सीट हो जाती है लखनऊ कैंट, क्योंकि लखनऊ कैंट के लिए छोटी बहू ने जो है पाला बदला। पिछली बार लखनऊ कैंट से वो हारी थी। रीटा बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रही थी और मिल जाती है वो सीट किसको? ब्रिजेश पाठक को लड़ने के लिए। तो भाजपा से वो दांव आजमा रहे हैं। छोटी बहू अपर्णा को भी भेज दिया अयोध्या में, वहाँ पर चुनावी माहौल बनाने बीजेपी ने। तो क्यों मांग रही थी? क्योंकि वो इजी विन रहती है भाजपा के लिए, हर बारी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें ज्यादा विरोध नहीं होता है भाजपा का। और आपको बताते कि 5 बार वहाँ से महिला विधायक रही है। तो एक महिला स्ट्रॉन्ग सीट है, पर दोनों को नहीं मिला और ब्रिजेश पाठक को मिला, तो मैं उस पर नजर रखूंगी। ब्रिजेश जी की भी तो सीट बदल दी गई है। होगी सरोजनी नगर की सीट, क्योंकि सरोजनी नगर में स्वाति सिंह को हटा करके बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, जो अधिकारी को लाके रखा यहाँ पे, उससे जो कॉम्बिनेशन है कास्ट का उसे साधने की कवायद है। ब्राह्मण वहाँ पे, अभिषेक मिश्रा ही वहाँ पे लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, तो ब्राह्मण बाहुल्य वहाँ पर सीट है। 1,10,000 करीब मतदाता, लेकिन फिर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का अगर कॉम्बिनेशन बैठ
गया तो राजेश्वर सिंह वो सीट निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये कम नहीं आंक सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वहाँ पे पूरे जान से लड़ रही है और स्वाति सिंह पूर्व मंत्री भी रहे सपा सरकार में, बिल्कुल स्वाति सिंह की एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सीएम ने भी प्रचार किया वहाँ पे, अखिलेश ने भी प्रचार किया, दोनों लोग गए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से कमेंट करना चाहूंगा, जैसे मौसमी कह रही थी कि महिला को सीट थी, ऐसा ही हाल था, ये दोनों आपस में लड़ते हैं और यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। सारा खत्म आप ही ने किया ना शुभांकर में, देख लीजिए। आप भूलिए मत, ब्रिजेश पाठक की भी सीट बदली गई है, सेंट्रल में मुश्किल था उनका जीतना कहीं, तभी उनको वहाँ पे दिया गया, भेज दिया गया। इधर समझ बताइए आप दोनों लोगों का क्या है हाल? देखिए सरोजनी नगर, जैसा कि अभिषेक ने कहा, एक हॉट सीट है। ब्रिजेश पाठक जहाँ से लड़ रहे हैं, आशुतोष टंडन, वो भी सीट्स इंपॉर्टेंट है। बट मैं जितना यूपी घूमा हूँ, कई सीट्स उत्तर प्रदेश में पूरे, स्पेशली जो अब जो फेज आया उसमें ऐसी भी हैं जहां अखिलेश वर्सेस योगी है। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है मानता हूं, पर कई जगह ऐसी है जहां पर अखिलेश और योगी के नाम पर वोट हो रहा है इस बार। तो ये देखना इस बार इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर कोई ठोस कैंडिडेट नहीं खड़ा है, वहां जहां पर अखिलेश वर्सेस योगी हो रहा है, वहां पर किस पार्टी को बढ़त मिलती है। आशीष, देखिए अगर बात हो रही सीटों की तो लखनऊ की नॉर्थ सीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर नीरज वोरा जो पहले विधायक रहे हैं, अब उसके बाद उनके सामने उस लड़की को उतारा है समाजवादी पार्टी ने जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए थे। यानी एक छात्रा को सीधे उस विधायक, जीते हुए विधायक के सामने उतार दिया है, जिसका कह सकते हैं कि सीएम योगी को एक तरीके से मैसेज देने के लिए कि देखिए हम एक छात्रा को आपके सामने लड़ा रहे हैं जो वर्चस्व में है, जो कहीं ना कहीं आपकी जमीन हिला सकती है, जिसने आपको काले झंडे दिखाए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है नॉर्थ लखनऊ की। शाही टुकड़ा हाथ में लेकर आप केवल पोज देकर खड़े हैं अभिषेक, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। ऐसे पोजेस भी बहुत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कई लोग मंच पर जाते हैं, बोलने का मौका तक नहीं मिलता। तो छोटे छोटे नेता कुछ प्रभाव डालेंगे या जो बड़े बड़े दिग्गज हैं मंच पर, उन्हीं की मौजूदगी से पूरा माहौल बन रहा है यूपी का। थोड़ा माइक ऊपर। मैं आपके बगल में खड़ा हूँ तो इसलिए मैं पोज ज्यादा दे रहा हूँ लेकिन आप खा नहीं रहे हैं और मैं खाती जा रही हूँ, मैं आपको देख देख के कि ये रखा हुआ है। नहीं, शाही टुकड़े को लेकर बहुत बातें हो गई कि शाही टुकड़े वोट कटवा है, इसलिए मैं इसी को खा रहा हूँ। तो आपने जो कहा कि मंच पर बहुत सारे नेता जगह जगह सब अलग अलग पार्टियों के दिख रहे हैं। देखिए चुनाव है, मैं फिर पहले की तरह कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव, सिर्फ इस चरण की बात आप ना करें, ये जो चुनाव है ये बाइपोलर होता जा रहा है पूरी तरीके से। आमने सामने की लड़ाई है, शुद्ध रूप से सीधी टक्कर है, और जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो कौन जीत जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से आप पोलराइजेशन माने न माने, एक तरफा लोगों का मन बनता हुआ दिख रहा है अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के, और उसमें सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि किसके पक्ष में वो समीकरण बैठता है। एक लाइन में जल्दी से जो बातें कह रहे हैं, सहमत हैं? बिल्कुल, मैं अभिषेक की बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। अगर पश्चिम बंगाल के रिसेंटली चुनाव देखे तो उसमें बाइपोलर था, वहां लेफ्ट पार्टी थी, कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी और तृणमूल का आमने सामना तो बाइपोलर था। वही स्थिति यहाँ पे है। हालांकि मायावती मुख्यमंत्री रही कई बार यहाँ पे, लेकिन अखिलेश वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस अखिलेश चल रहा है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं बाकी पार्टी भी, प्रियंका गांधी ने भी बहुत मेहनत की। बार बार कहा जा रहा है कि अब समय खत्म हो गया, लेकिन कोशिशें हमारी जारी थी, आखिरी वक्त तक अपनी बात आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन हमारी ये टीम लखनऊ के हर हिस्से में मौजूद होगी, उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर हमारे 59 सहयोगियों की मौजूदगी होगी, जो हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुबह 6 बजे से लगातार आज तक के साथ आप जरूर जुड़िएगा। चौथे चरण की कल होनी है वोटिंग। अगर आपके इलाके में होने हैं मतदान तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत है।